हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा हुआ है कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं और उसके आणविक सूत्र की गणना कैसे करते हैं, उस पर आधारित जो प्रश्न थे उसकी चर्चाएं हमने आपसे की हुई हैं। मोलर द्रव्यमान और मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित मैंने कुछ नियम और आपको जो उसके सिद्धांत थे उसके बारे में आपको समझाया हुआ है। तो पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए उसके रिस्पांस भी काफी अच्छे मिले और आप लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि आप सभी लोग क्वेश्चन जो भी दिए जाए उसका आंसर बखूबी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीजें आपकी यूजुअल होंगी और इससे संबंधित हम बात करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक और उसकी मात्राओं को लेकर के। तो इस पे जो गणनाएं हैं, मतलब रासायनिक समीकरण का जो मेन रिलेशन है, पहले वो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक को स्पष्ट करने के लिए है और स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम उस पर न्यूमेरिक पोर्शन की डिस्कशन करेंगे। आज का ये लेक्चर बहुत बड़ा ना होकर के बहुत शॉर्ट में रहेगा और अगले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे स्पेशली न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जितने नियम्स आपने पढ़े हुए हैं, जो भी पिछले वीडियो में आपको बताए गए हैं, उनको एक बार सभी लोग रिवाइज कर लीजिए ताकि जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाए तो आपको वो डाउट्स ना रह पाए, है ना। ताकि आप उसमें अगर कोई संदेह होता भी है तो आप अपने जो अगली क्लास आपको मिलने वाली है न्यूमेरिकल की, आप उसमें उसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो प्रयास ये कीजिए कि इस वीडियो में जो चीज आज आपको बताई जा रही है, इसकी जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। जो लोग देख चुके हैं एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है वो फिर से देखें ताकि जो भी कुछ उसमें समस्याएं हों उसका निदान किया जा सके। तो चलिए बात करते हैं पहले रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण में बताया जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें आप अभिकारक कहते हैं, और उनसे बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं जिसको आप उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और उनसे बनने वाले नए पदार्थों को उनके सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा, उनके सूत्रों और प्रतीकों को जो उनके मध्य एक संबंध स्थापित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। समझ रहे हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा उनसे बनने वाले नए पदार्थों के बीच जो उनके सूत्रों तथा प्रतीकों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे ही आप कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारी पदार्थों की कुल संख्या और उत्पाद की जो कुल संख्याएं आती हैं, उनके अणुओं की जो संख्याएं मिलती हैं वो एक समान रहती है। अर्थात उस अणु में जितने परमाणु होंगे दोनों पक्षों में उनकी मान एक जैसे दिखेंगे आपको। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, इसी रासायनिक समीकरण की सहायता से हम उसके स्टाइकियोमेट्रिक, किसकी स्टाइकियोमेट्रिक की बात करने चल रहे हैं आपसे। देखिए, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक की बात आपसे करने वाले हैं। तो देखिए, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक में आपको बताना क्या है पहले कि जो अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच संबंध स्थापित करती है। पहले कहा जा रहा है अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच जो संबंध स्थापित करता है उस संबंध को ही आप अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे ही स्टाइकियोमेट्रिक कहा जाता है या स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक स्टाइकियोमेट्रिक कहा जाता है। और जो उनकी संख्याएं होती हैं, जो उन मात्राओं की संख्याएं आप उसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, उसे आप उसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको दे दी जा रही है, जैसे A + B gives out C + D, ये एक इक्वेशन आपको मिल गया और इस एक इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे ही आप कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक। अब जो इनकी अणुओं की संख्याएं होती हैं
जो इनकी मात्राएं यहाँ बताई जा रही, जैसे एक यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इस तरह से क्या है, ये स्टोइसियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। यानी कि अभिकारक और उत्पाद की जो मात्राएं हैं, जो उनकी अणुओं की संख्याएं हैं, उनका निर्धारण जिसके द्वारा करते हैं वो कहलाता है उसका स्टोइसियोमेट्रिक गुणांक। बात आपको समझ में आ रही है? स्टोइसियोमेट्रिक गुणांक मैंने आपको समझाना चाहा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे आप देखिए ये अभिक्रिया है तो ये अभिकारक होती है और ये क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक में जो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ए के यहाँ पर एक अणु है, बी के भी एक अणु है, सी के भी एक अणु है और डी के भी एक अणु है। तो यहाँ पे जो इनके अणुओं की मात्राओं का निर्धारण करवाता है वही कहलाता है स्टोइसियोमेट्रिक गुणांक। ठीक है, रासायनिक समीकरण और स्टोइकियोमेट्रिक तथा स्टोइसियोमेट्रिक गुणांक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए स्टोइसियोमेट्रिक गुणांक का यहाँ पे रोल क्या है। रोल का मतलब ये है कि जैसे इसकी क्या भूमिका रहती है कि जब आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियोज में हमने आपको बताए हुए हैं कि जैसे अगर एनटीपी पर 1 मोल गैस की बात आपसे की जाती है, एनटीपी पर 1 मोल गैस की बात अगर आपसे की जाती है तो आप कहते हैं कि 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है उसका आयतन, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जब आपके स्टोइसियोमेट्रिक गुणांक आप देखेंगे कि अगर कोई अभिक्रिया आपकी स्टोइसियोमेट्रिक गुणांक में दोनों पक्षों में बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसके द्वारा आपका निर्धारण हो जाएगा कि हाँ हमने एक संतुलित समीकरण की बात की है या एक असंतुलित समीकरण की। जब भी हम किसी भी पदार्थ की गणना करेंगे किसी इक्वेशन में, तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि वहां पर अभिकारक की अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्याएं वो दोनों समान होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आपकी अभिक्रिया वो संतुलित समीकरण के अंतर्गत जानी जाएगी, अन्यथा वो असंतुलित के अंतर्गत जानी जाती है। ठीक, ये दोनों बातें सबको समझ में आ रही है? देखिए आप इसमें, तो मैंने आपसे क्या कहा कि स्टोइसियोमेट्रिक गुणांक आप कैसे इसका देखेंगे, यूज क्या है। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूं इसको। पहले तो मैंने आपसे कहा कि इसका जो अगला लेक्चर होगा वो न्यूमेरिक पोर्शन पे रहेगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अदरवाइज नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं और आप लोगों की प्रतिक्रिया इसमें यही चाहिए कि अगर आउट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से अगर 10 स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्स ये आए कि हाँ न्यूमेरिकल वाले हमें वीडियोज चाहिए, तो हम अगली वीडियोज प्रिपेयर करेंगे, अदरवाइज नए चैप्टर का शुभारंभ होगा। देखिए इसमें क्या बताया गया, एक क्वेश्चन है, अगर आता है कि 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कितने ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। फिर आगे कहता है तथा एनटीपी पर ऑक्सीजन के आयतन की गणना भी कीजिए, दिया है इसमें K इक्वल टू 39, Cl इक्वल टू 35.5 एंड ऑक्सीजन का जो दिया है वो 16 दिया। अब देखिए इसका सबसे पहले जो फार्मूला दिया है आपको KClO3, इसकी जो अभिक्रिया आपको मिलेगी वो इस तरह से रहेगी KCl प्लस O2। इसको आप बैलेंस करते हैं यदि तो कुछ ऐसा मिलता है। ये ऐसा भी कह सकता है MnO2 की उपस्थिति में भी, क्योंकि ये अभिक्रिया MnO2 की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। जिसे ऐसा कह सकता है कि 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड और 8 ग्राम MnO2 को गर्म करने पर कितने ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ठीक, तो यहाँ MnO2 जो होता है वो एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, अर्थात धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। आपको ये पता है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, इसलिए उसकी मात्रा जो रहेगी वहां पर वो अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात MnO2 की 8 ग्राम वो आपको हमेशा सेफ मिलते रहेंगे। ठीक, उसकी मात्रा में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। आइए बात करते हैं पहले इसके। हम सबसे पहले इसकी टोटल द्रव्यमान निकाल लेते हैं कि कितना आ रहा है, फिर हम इसके ऑक्सीजन की मात्रा की गणना कर लेंगे। जब ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी फिर हम उसकी आयतन की गणना कर लेंगे। आइए देखते हैं पहले KClO3 की हम आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं। देखिएगा पोटेशियम का 39 प्लस इसका 35.5
प्लस इसका 3 गुणे 16, तो ये आपको मिल जाएगा 48, 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ठीक है। तो 0.5 यहाँ हो गया, 8 5 13, 13 9 22 और 4 3 7 7 3 10 11, ठीक है, सही है। 8 5 13 9 22, 4 3 7 3 10 2 12 होगा, ठीक, इतना आ गया 2 मोल्स हैं। इतने ग्राम में आप इसको लिख सकते हैं या डायरेक्टली कह सकते हैं 245 ग्राम। अब आप देखिए 245 ग्राम जो आपने लिया है तो ऑक्सीजन की मात्रा होगी 16 तो 32 96 ग्राम। देखिएगा ध्यान से, चूंकि 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर प्राप्त ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आ रही है? 96 ग्राम आ रही है। अब आप देखो 1 ग्राम की बात अगर आपसे की जाएगी तो आप कहेंगे 96/245, इसलिए जितनी मात्रा आपको दी गई है 24.5 ग्राम में आपसे पूछा गया, 96/245 गुणे 24.5। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 0.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.6 आ जाएगा। यानी कि 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो 9.6 ग्राम आपको क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको यहां तक। अब आगे फिर आपसे कह रहा है कि एनटीपी पर ऑक्सीजन के आयतन की गणना भी कीजिए। तो ऐसे में आपको ये समझना है, पहले मैं इसको हटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इसको हटाए तो देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए, जैसे जब भी आपसे कहा जाएगा ऐसी कंडीशन में कि एनटीपी पर गैस के आयतन की बात की जाती है तो आपको ये पता है और होना भी चाहिए कि 1 मोल जो गैस का आयतन होता है, 1 मोल जो गैस का आयतन होता है एनटीपी पर, वो 22.4 लीटर होता है। कितना? 22.4 लीटर होता है। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से, अभी आपने इसका वेट निकाला हुआ था 245 ग्राम। जब आप पोटेशियम क्लोराइड को यहाँ पर हीट कर रहे हैं, गर्म करते हैं, तो आपको 3 मोल ऑक्सीजन मिल रही है। कितनी मिल रही है? 3 मोल ऑक्सीजन मिल रही है। और 1 मोल का यहाँ पे वेट कितना वैल्यू कितना बताया गया? 22.4। तो भाई 3 मोल थे ऑक्सीजन के, तो हमें 1 मोल की बताई गई है 22.4, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं, इतना लीटर ऑक्सीजन मुझे मिलेगा कब? जब हम 245 ग्राम क्या करेंगे? हीट करेंगे। लेकिन मेरी मात्रा है कितनी? वो तो 24.5 ग्राम की है, वो तो 24.5 ग्राम ही तो है भाई। तो हमें उतने की बात करनी है, तो आइए चेक कर लेते हैं। क्योंकि इतने में था इसलिए 1 ग्राम की अगर हम आपसे बात कर लें, 1 ग्राम की अगर बात की जाएगी तो कितनी आएगी? 3 गुणे 22.4 बटे 245। अब जितने ग्राम की आपसे चर्चा की जा रही है वो है कितनी? 24.5 ग्राम की। तो आप यहाँ पे 3 गुणे 22.4 बटा 245 गुणे 24.5, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो अब आपके पास देखिए कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7, 3 6 यहाँ पे आ गया 0.1 पॉइंट का स्थान है, इसका 6.72 लीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। मल्टीप्लाई आप देख लीजिएगा फिर से। तो आपको अभी ये पता हो जाना चाहिए कि अगर इसमें जितनी भी मात्रा है किसी की भी दी जाए, यह आवश्यक नहीं कि हमेशा पोटेशियम क्लोराइड ही मिलेगा आपको। बस माइंड में एक बात ये फिट हो कि अगर कहीं कैटालिस्ट की बात की जा रही है तो उसका अर्थ आपको ये समझना है कि वो उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो केवल उसके वेग को बढ़ाने के लिए आ रहा है या घटाने के लिए आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात आपको देखना ये है कि कौन सा पदार्थ वहां पे दिया है, उसके अमाउंट कितने हैं। तो जो पदार्थ दिएगा पहले उसके टोटल द्रव्यमान निकाल लिया कीजिए। टोटल द्रव्यमान निकालने के बाद आप उसमें ये देखिए कि कितनी मात्रा आपको दी गई है, उतने से आप मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए। बस आपका क्वेश्चन आसान रह गया। आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, कहीं कुछ डाउट्स हो तो आप जरूर बताएं।
हो गया। चलिए अब देखिए, मैं इसी तरह से क्वेश्चंस आपको ढेर सारे करवाऊंगा। बस आप लोगों की प्रक्रिया ये आनी चाहिए कि जो मैंने मेथड बताए हैं अभी तक इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, जो कटे हुए पैटर्न थे, जो सिलेबस में था आपका, उतना मैंने आपको बता दिया। चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हुआ। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग न्यूमेरिक वाला वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताएं। और अगर इसमें से ओवरऑल जैसे जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल हैं विद्यालय से, उसके 10% कैंडिडेट इस पे यदि अपना सजेशन देते हैं तो मैं अगला वीडियो न्यूमेरिक का बनाऊंगा, फिर नहीं तो नए चैप्टर पे डिस्कस करूंगा आपसे। तो मैंने आपसे बताया है स्टार्टिंग में कि ये वीडियो आज बहुत ही शॉर्ट होगा और इसमें सिर्फ रासायनिक समीकरण और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से संबंधित बातें थी। तो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का देखो रोल यही था, यही है, इसके 3 है ना, इसके 2, तो यही है स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, है ना। तो चलिए हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन आपकी प्रक्रियाओं का, आप लोग की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा कि आप लोग न्यूमेरिक पोर्शंस का हल करना चाहते हैं या नहीं। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में।